नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था अधिगम, आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब पढ़ेंगे हम अधिगम के सिद्धांत। पहले अपन ने अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का स्वरूप, सोपान, विशेषताएं आदि कुछ पढ़ लिया था। अब चलते हैं अधिगम के सिद्धांत की तरफ। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये निवेदन मेरा आपसे रहेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम यूं ही आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से करवाने का संकल्प लिया है हमने, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं अधिगम के सिद्धांतों की तरफ। शुरू में चलते हैं अधिगम के प्रतिमान। अधिगम के प्रतिमान क्या होते हैं? अधिगम की सरलतम विधि, अधिगम की जो सरलतम विधि होती है उसको बोलते हैं अनुबंध, कंडीशनिंग। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, इंग्लिश टर्म विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी टर्म बदल जाती है लेकिन इंग्लिश टर्म वही रहती है। अनुबंधन के प्रकार कितने होते हैं? अनुबंध नहीं दोस्तों, ये अनुबंधन है। अनुबंधन के कितने प्रकार है? अनुबंधन के दो प्रकार है, प्राचीन अनुबंधन है और क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन है। प्राचीन अनुबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन को बोलते हैं ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ये इंग्लिश टर्म ध्यान रखिए, क्योंकि आपको यही हेल्प करेगी सॉल्व करने में प्रश्न। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके अतिरिक्त कुछ सिद्धांत है जो कि प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन से अलग है। इनको भी ध्यान से देखिए। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत जिसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव लर्निंग, जो कि जीन पियाजे ने दिया था। वाचिक अनुबंधन वर्बल लर्निंग। संप्रत्ययदिगम सिद्धांत कंसेप्ट लर्निंग और कौशल सिद्धांत स्किल लर्निंग। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ सिद्धांत है महत्वपूर्ण वो पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहला सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत, जो कि हर बार परीक्षा में इसमें से प्रश्न आता है और अति महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को ये समझ नहीं आता, पर मैं आज आपको इसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और मैं मानता हूँ कि मैं आपको इसको समझाने में सफल होऊंगा। तो चलते हैं अपने सिद्धांत की ओर। प्राचीन अनुबंधन, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन अनुबंधन पर अध्ययन किया था इवान पेट्रोविच पावलोव। कभी कभी परीक्षा में इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि पावलोव का क्या नाम है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव। ये शरीर शास्त्री थे रूस के। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी इनके देश का नाम भी पूछ लिया जाता है कि वह कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पाचन क्रियाओं की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। पाचन क्रिया, जो कि हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी जो पाचन क्रिया होती है, उसके जो शरीर में जो क्रिया होती है, उसका अध्ययन किया था। और ये अध्ययन किया था कुत्ते पर। इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी ध्यान रखिए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। आगे चलते हैं। अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य एसोसिएशन। दोस्तों इंग्लिश टर्म ध्यान रखिए, साहचर्य स्थापित होता है। दो उद्दीपक होते हैं और दोनों उद्दीपकों में एक बॉन्डिंग होती है। घंटी की ध्वनि और भोजन। घंटी की ध्वनि एक उद्दीपक और दूसरा उद्दीपक भोजन है। ये कुछ टर्म है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर देखें। अगर ये आपको समझ आ गई तो आगे जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ उससे पूरा पावलोव का सिद्धांत समझ आ जाएगा। तो चलते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, एक तो होता है अनुबंधित उद्दीपक, एक होता है अननुबंधित उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस यूएस और कंडीशनड स्टिमुलस सीएस। तो दो हो गए, अनुबंधित उद्दीपक, अननुबंधित उद्दीपक। अब दो अनुक्रियाएं होती है, एक अननुबंधित अनुक्रिया, एक होती है अनुबंधित अनुक्रिया। अननुबंधित अनुक्रिया को बोलते हैं अनकंडीशनड रेस्पॉन्स और अनुबंधित अनुक्रिया को बोलते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया होती है, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक होते हैं। तो इसको ध्यान से देख लेने के बाद अब चलते हैं महत्वपूर्ण चीज़, जो कि पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है और इसी से पावलोव का सिद्धांत बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, अनुबंधन के चरणों और संक्रियाओं के बीच क्या संबंध है। अनुबंध के चरणों और संक्रियाओं के बीच संबंध। अनुबंध के 3 चरण होते हैं। अनुबंधन से पूर्व की स्थिति, अनुबंधन के समय और दौरान की स्थिति,
अनुबंधन के बाद की स्थिति, ये 3 चरण है। अगर आपने ये तीनों समझ लिए तो आपका पावलोव का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं चरण प्रथम की ओर। प्रथम चरण क्या है दोस्तों? प्रथम चरण क्या होता है? यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब भोजन दिया जाता है, किसी कुत्ते को भोजन दिया जाता है, पावलोव ने क्या कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते को भोजन दिया तो उसके लार आई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक। ये लार क्या है? स्वाभाविक है, अनैच्छिक क्रिया है। किसी भी उद्दीपक के प्रति जो स्वाभाविक क्रिया होती है ना, वो स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा ही हो सकती है। जैसे यूएस दिया तो ये स्वाभाविक है, इसके प्रति लार आना स्वाभाविक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन दिया और लार आई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ। अब दोस्तों क्या होता है? दूसरा चरण आता है। अब दूसरे चरण में क्या होता है? घंटी की ध्वनि बजाएगी। जैसे ही घंटी की ध्वनि बजाएगी तो कुत्ता चौंका, कुत्ता चौंका, भाई घंटी कैसे बजी? पर उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसने। फिर क्या है? घंटी बजाई और घंटी के बाद भोजन दिया गया, यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो फिर लार आई, ये लार आई अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। पहले घंटी की ध्वनि बजी, उसके बाद भोजन दिया गया, फिर लार आई। ये जो लार आई ये भोजन के प्रति है, अनुक्रिया है। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स ये भोजन के प्रति है। पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया घंटी के बाद में, और फिर लार आई। तो ये जो लार आई ये भोजन के प्रति, अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। तो फिर क्या बाद में लास्ट तीसरा चरण बच गया। तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों? घंटी की ध्वनि बजी, कंडीशनड स्टिमुलस, फिर उसके बाद में कंडीशनड रेस्पॉन्स। घंटी की ध्वनि बजी, सीधी लार आ गई घंटी की ध्वनि से, तो ये अनुबंध बंध गया, अनुबंधन की स्थिति हो गई, अनुकूलित अनुक्रिया हो गई। इसमें घंटी की जैसे ही ध्वनि बजेगी कुत्ते के लार आ जाएगी। अब उसको भोजन नहीं दिया जा रहा, फिर भी लार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि घंटी जैसे ही बजती है कुत्ते को लगा कि भोजन दिया जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। और घंटी के प्रति कुत्ते के ये अनुबंधन की प्रक्रिया बंद गई और लार आ गई। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और उदाहरण है जो मैं आपको देता हूँ। एक गुब्बारा लेंगे, छोटे बालक होते हैं, उनको क्या तेज़ ध्वनि से डर लगता है। जैसे ही तेज़ ध्वनि होगी वो डर जाएंगे। इसमें क्या है? एक गुब्बारा लेंगे, एक छोटे से बालक को देंगे, और जैसे ही बालक को गुब्बारा देंगे वो गुब्बारा फट जाएगा। फट जाने के बाद में वो बच्चे को क्या होगा? डर लगेगा, भय होगा। तो इसमें कैसे होगा दोस्तों? गुब्बारा कैसे होगा? गुब्बारा तो आएगा यूएस में, सीएस में सॉरी, और ये ध्वनि होगी यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, और ये भय हो जाएगा अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। पहले गुब्बारा दिया, फूटती ध्वनि आई और उसको भय हुआ, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ ध्वनि, कंडीशनड स्टिमुलस हुआ गुब्बारा, और भय हुआ अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। क्योंकि ये ध्वनि से डरना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया जब होती है तो वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है। आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक हो तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति ही स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। जैसे अनैच्छिक क्रिया होती है ना, उसके प्रति जो क्रिया होती है ना, वही अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होता है। एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। आप देखिए कभी जिमने में जाते होंगे, निमंत्रण कभी आता होगा, तो जब जिमने में जाते हो तो आपने वहाँ बहुत सारे पकवान देखे होंगे, पकवान, गुलाब जामुन ऐसे देखे होंगे। जैसे ही पकवान देखते हैं आपके मुंह में लार आ जाती है। तो ये स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है, भोजन के तुरंत बाद में लार आना स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। अब जैसे ही क्या, कभी कभी जैसे गांव में डीजे बजता है, तो पहली बार डीजे बजा तो आपको ऐसा लगा नहीं। जब पहली बार डीजे बजा तो आपको कुछ नहीं लगा, कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई, भाई डीजे बज रहा होगा। पर जैसे ही डीजे बजा उसके तुरंत बाद में आपको भोजन मिला, और फिर भोजन देखते ही आपके लार आ गई। तो डीजे हो गया सीएस, पकवान हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, और आपके लार आ गई, ये हो गया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। पहले डीजे बजेगा, डीजे बजने के थोड़ी देर बाद में जैसे ही शाम होगी तो आपको खाना मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद में डीजे के थोड़ी देर बाद में आपको भोजन मिल जाएगा, तो लार आ जाएगी। फिर क्या होता है दोस्तों? जैसे ही कभी कभी
फिर बाद में लास्ट में क्या होता है, एक बार डीजे बज गया गांव में, जैसे ही गांव में डीजे बजेगा तुरंत आपके लार आ जाएगी कि भाई आज तो गांव में झीमना है, आज निमंत्रण है, आज झीमने जाना है। तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। तो डीजे का जैसी आवाज़ सुनेंगे, बैंड बाजे की जैसी आवाज़ सुनेंगे, तो आपके लार आ जाएगी, ये स्वाभाविक है। तो यह आपके अनुबंध बन गए डीजे और बैंड बाजे से। एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। क्या, एक भैंस होती है अपने घर में, एक भैंस होती है, उसको बाटा दिया जाता है, बाटा, बंटा, जिसे बंटा कहते हैं या बाटा कहते हैं। बाटा देते हैं, जैसे ही बाटा देते हैं भैंस के मुंह में लार आई। क्या आई? भैंस के मुंह में लार। तो ये स्वाभाविक से प्रतिक्रिया है बाटे को देखते ही। पर जैसे ही आप एक गमले में उसको बाटा दोगे, गमले में, गमले में जैसे ही बाटा दोगे, तो बाटा दोगे, तो बाटा देने के बाद में उसके लार आएगी। तो ये पहली बार जो आती है, ये बाटे को देखते ही लार आती है। परंतु फिर क्या होता है, जैसे ही वो गमला देखेगी उस कलर का गमला देखते ही भैंस के मुंह में लार आ जाती है। ऐसा आपने घरों में बहुत सी बार देखा होगा। अब चलते हैं प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। ये कुछ निर्धारक है उद्दीपकों के बीच संबंध। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सहकालिक अनुबंधन, जिसे स्टिमुलेंस कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अनुबंधित तथा अननुबंधित। अनुबंधित क्या है? घंटी की ध्वनि। और अननुबंधित उद्दीपक क्या है? भोजन। ये दोनों साथ साथ दिए जाते हैं, सहकालिक अनुबंधन में जब जब साथ साथ होता है तो इसका प्रभाव भी कम रहता है। भाई घंटी बजी, भोजन दे दिया, घंटी बजी, साथ में घंटी बजी और भोजन भी साथ में दिया जा रहा है, तो इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ साथ होते हैं। CS और UCS दोनों साथ में दिए जाते हैं। घंटी की ध्वनि बजी और भोजन दोनों साथ दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं सहकालिक अनुबंधन। इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा आप, तो ये ध्यान रखिएगा CS और UCS साथ साथ देते हैं। दोस्तों अपना दूसरा निर्धारक है विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, अनुबंधित जो उद्दीपक होता है, घंटी की ध्वनि का प्रारंभ अननुबंधित उद्दीपक जो होता है, भोजन होता है, उससे पहले कर दिया जाता है। जैसे घंटी की ध्वनि CS बजी और UCS 2 सेकंड के अंतराल के बाद में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका अनुबंध बन जाता है और बड़ा ही जोरदार अनुबंध बनता है। तो ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विलंबित अनुबंधन, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि समय अंतराल अगर ज़्यादा होगा तो उसका अनुबंधन नहीं बन पाएगा। भाई घंटी बजी और कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी। तीसरा है अवशेष अनुबंधन या ट्रेस कंडीशनिंग। अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ तथा अंत अननुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। CS दिया और UCS दिया, जैसे CS दिया इसमें घंटी की ध्वनि बजी, और UCS इसमें क्या अंतराल ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा होता है, 10 सेकंड या 20 सेकंड होता है, तो इससे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो प्रभाव कम हो जाता है। घंटी बजी भाई 10-20 सेकंड बाद में भोजन मिला तो घंटी तो भूल ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विलंबित अनुबंधन, इसमें सर्वाधिक जोरदार अनुबंधन बनता है। चौथा है पश्चगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, अननुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है, UCS पहले ही कर दिया जाता है, इसमें भोजन पहले ही दे दिया जाता है और बाद में घंटी बजाई जाती है, तो इसका तो कोई महत्वपूर्ण प्रभाव ही नहीं पड़ा, पहले ही भोजन दे दिया तो उसके ला रहा है और वो तो खाना खा ही लिया, फिर घंटी बजे फिर क्या मतलब है, तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण खास विशेषता क्या होती है, आगे की तरफ चलते हैं। अननुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अननुबंधित अनकंडीशनल स्टिमुलस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा होता है विमुखी। इसमें ध्यान रखिएगा, ये हिंदी टर्म बदल जाएगी, एपिटेटिव याद रखना है प्रवृत्त्यात्मक में, और विमुखी में करना है एवर्सिव। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रवृत्त्यात्मक अननुबंधित में क्या होता है, स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं होती है, मतलब स्वाभाविक होती है, खाना पीना दुलारना, ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये होती रहती है। ये क्या प्रभाव डालती है दोस्तों, ये संतोष देती है और प्रसन्नता प्रदान करती है, संतोष मिलता है इनसे और प्रसन्नता प्रदान करती है। ये धीरे धीरे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई खाना एकदम से खा लिया अपने, खाना धीरे धीरे खाएंगे, पानी धीरे धीरे पियेंगे। अब ये दुलारने की प्रक्रिया एक बार में थोड़ी हो जाएगी, आराम से धीरे 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 मिलता जाएगा तो उससे संतोष
और प्रसन्नता मिलती है। जबकि विमुखी, नाम ही विमुखी है, विपरीत है। इसमें क्या शोर होता है, जब कड़वा स्वाद मिलता है, विद्युत आघात लगता है, तो ये स्थितियाँ किसी होती पीड़ादायक, पीड़ा देने वाली होती है। उसमें क्या अनुबंधित उद्दीपक क्या था, भोजन, भोजन था। जैसे उसमें भोजन से कोई स्वाभाविक अनुक्रिया थी, वैसे ये भी स्वाभाविक है। अब देखते हैं प्रवर्त्यात्मक अनुबंधन कैसा होता है। प्रवर्त्यात्मक अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है। कैसा होता है, धीमा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। भाई धीमा होगा तो प्रयास भी अधिक करने पड़ेंगे। जबकि विमुख प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। जैसे विमुखी कैसा होता है, जैसे मैंने सुई चुभोई किसी है, अब सुई चुभोते ही उसके दर्द हुआ, तो उसको दर्द हुआ तो मतलब एक विमुखी है, बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो ये पीड़ा देने वाली होती है। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, अनुबंधित होने की जो तीव्रता होती है वो तीव्रता कैसी होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। भाई अनुबंधित जो उद्दीपक है, जैसे घंटी की ध्वनि, वो तीव्र है या कमजोर है, कैसी है। अनुबंधित उद्दीपक जितना तीव्र होगा, अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया की अर्जन करने की गति होगी वो उतनी ही तीव्र होगी, रेस्पॉन्स उतना ही तीव्र मिलेगा। जैसी क्रिया वैसा ही अनुबंधन होना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपक जैसा है वैसी क्रिया होगी। तो उद्दीपक महत्वपूर्ण है, तो उद्दीपक जितना तीव्र होगा उतनी ही गति भी तीव्र होगी। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है परीक्षा में। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है जो कि महत्वपूर्ण है, इनके स्टार लगा लीजिए। और इनमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर आते हैं। संबद्ध, संबद्ध ध्यान रखिएगा दोस्तों, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। CR थ्योरी किसने दी थी, पावलोव ने दी थी। और ये संबद्ध ध्यान रखना, कभी कभी संबंध पूछ लिया जाता है, संबंध, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। इसमें संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है जो कि पावलोव ने दिया था। इसका दूसरा नाम संबद्ध सहज क्रिया, सहज ही हो रही क्रिया, तो इसमें कोई जोर थोड़ी लगाना पड़ रहा है, क्रिया सहज ही स्वाभाविक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, ये भी कहते हैं इसको। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित क्या अनुक्रिया कैसी होगी, जैसे जैसे भोजन दिया, अनुक्रिया हुई, ला रहा है, भोजन दिया, अनुक्रिया हुई, तो स्वाभाविक है ला रहा ना, तो ये अनुकूलित अनुक्रिया हो गई, इसको अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। CR थ्योरी भी इसी को कहते हैं। तो ये चारों नाम विशेष रूप से ध्यान रखिए और इसका इंग्लिश टर्म विशेष रूप से ध्यान रखिए। आगे की तरफ चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण क्या है, पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये तो सीधे सीधे प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार मिला था पावलोव को, अनुबंधन का पिता, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, अनुबंधन के पिता किसको कहते हैं, तो पावलोव को कहते हैं। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये ध्यान रखें, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है, क्योंकि प्राचीन अनुबंधन है ना, वो अनैच्छिक क्रियाओं पर ही आधारित है। जबकि क्रिया प्रसूत और नैमित्तिक अनुबंधन उनको पूछा जाएगा तो वो ऐच्छिक क्रियाओं पर है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, ये स्वाभाविक होती है, इनको करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक होती है। भूख लगना, खाना पीना, ये जो क्रियाएं होती है अनैच्छिक होती है। पलक झपकाना, सुई चुभते ही दर्द होना, ये अनैच्छिक क्रियाएं। जबकि स्वाभाविक क्रियाएं वो होती है, ये ऐच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है, जो हम करें तो करें वरना न भी करें, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जो स्किनर पर आधारित है, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। और इस सिद्धांत से क्या मिलता है हमें, क्या हमारी पूर्ति होती है, बुरी आदतों को समाप्त करने, बुरी आदतें इससे समाप्त की जा सकती है, बुरी आदतें इससे समाप्त की जा सकती है और अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है।